मुझे लगता है कि ऐसा तो होना ही था। कई बार हम ये भी देखते हैं कि जैसा आपने कहा कि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, या उन्होंने ऐसे कई तमाम वक्तव्य दिए जो जो गठबंधन के धर्म को नहीं निभाता है। लेकिन इसके पीछे भी कारण होते हैं, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी और यदि कांग्रेस यदि हम देखें, तो आजादी के बाद इस देश पे सर्वदूर व्याप्त वो कांग्रेस थी। और जितनी रीजनल पार्टीज हर राज्य में निकली है, कहीं ना कहीं उसकी वो जो गंगोत्री है वो कांग्रेस ही रही। कांग्रेस से ही रीजनल पार्टीज निकल के ताकतवर हुई। कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब भी कांग्रेस गठबंधन करती है रीजनल पार्टी से, तो रीजनल पार्टी कांग्रेस को खा जाती है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के नए प्रारूप में आई, तब जब उन्होंने पैर फैलाना शुरू किए पूरे देश में, तो उनको हर राज्य में जहां उनका अस्तित्व नहीं था या कमजोर थे, उन्हें हर जगह उस क्षेत्रीय दल का साथ लेना जरूरी था। तो जब आप शुरुआत में साथ लेते हैं तो क्षेत्रीय दल बड़े होते हैं, बड़ा भाई के रोल में होते हैं, और धीरे धीरे वो अपना, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी है, पार्टी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, और पार्टी संगठित है, संगठन बहुत जबरदस्त है, संघ का पूरा एक बैकिंग है। इन तमाम कारणों की वजह से वो बहुत जल्दी फैलाव कर लेती है, और जब वो फैलाव कर लेती है तो वो बहुत धीरे से वो बड़े भाई के रोल में आ जाती है। और जब वो बड़े भाई के रोल में आ जाती है, तो जो कल तक बड़ा भाई था वो असहज महसूस करने लगता है, और जब असहज महसूस करने लगता है तो फिर इस टाइप की बातें होती है, और धीरे धीरे वो पार्टी समाप्त होती है। इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई गलती है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई पहली बार नहीं किया। ये जो बिहार में आज ये हुआ, ये कोई शॉकिंग नहीं है। इसके पहले जहां जहां जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है, जहां जहां छोटे छोटे दलों के साथ उन्होंने साथ लिया, उनको करीब करीब समाप्त ही कर दिया, या अपने आप में मिला लिया। पिछले बार जब गोवा में 11 सीटें थी, और नितिन गडकरी ने और 11 का जुगाड़ करके सरकार बना दी, तो उसमें ऐसी कई छोटी मोटी पार्टियां थी कि पूरी पार्टियां ज्वाइन कर गई, मतलब साथ में सपोर्ट दिया, वो मंत्री बने। और जैसे जैसे इन्होंने कांग्रेस से लोग तोड़ तोड़ के अपने पास आना शुरू कर दिए, एक समय ऐसा आया कि बीजेपी को लगा कि अब हमको बाकी चीजों की जरूरत नहीं। तो अनसेरिमोनियसली जिनके भरोसे आप सरकार में आए, और सरकार में होने की वजह से आप बाकी लोगों को तोड़ के अपने साथ मिलाते रहे, बाद में उन तमाम, गोवा फॉरवर्ड पार्टी थी, उनके लोगों को मंत्रालय से भी हटा दिया, मंत्री पद से भी हटा दिया, बोला हमको नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, चलो जाइए आप। इसमें मुझे लगता है कि जो छोटे दल है उन्हें थोड़ा सा आगाह होना चाहिए। यदि आपको बीजेपी के साथ जाना ही है और बीजेपी के साथ आपको रहना ही है, तो फिर कम से कम आप अपने वजूद को पकड़ के रखिए, आप अपने जनाधार को पकड़ के रखिए। अब जब आप स्वयं चुनाव हार जाते हैं तो आप जनाधार वाले नेता नहीं कहलाते, और जब जनाधार वाले नेता नहीं कहलाते तो फिर वो आपकी वीकनेस हो जाती है। आप किस मुंह से कहेंगे कि नहीं ये तबका मेरा है और इस पे मैं राज करता हूं, और यदि बीजेपी को ये वोट चाहिए, ये इस विशिष्ट समुदाय के, तो मेरे सिवा पत्ता नहीं हिल सकता। ऐसी जब तक उसकी दादागिरी नहीं रहेगी, तब तक बीजेपी भी उसको जबरदस्ती ढोएगी नहीं, क्योंकि ये राजनीति है। यहाँ लोग लगातार नए लोग जोड़ते हैं, पुराना जो बैगेज होता है, हेवी वेट, वो पीछे कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अपने स्वयं के नेताओं को भी थोड़ा सा बैगेज हो गया तो उसको पीछे कर देते हैं। एक मार्गदर्शक मंडल उन्होंने जो बना दिया है, इनडायरेक्टली, मुझे इसको मार्गदर्शन मंडल कहो या कूड़ादान कहो, कि आप उसमें सब रिटायर्ड लोगों को भर्ती करते रहते हैं कि जाइए, आपको कोई काम नहीं है मार्गदर्शन मंडल में, ताकि आपको स्वयं को ये लगे कि थोड़ी बहुत इज्जत हमको मिल गई है। लेकिन मार्गदर्शन मंडल अभी तक स्वयं ही मार्गदर्शन ले रहा है लोगों से, ये पूछते हुए कि हमको किसको मार्गदर्शन करना है, और हमारा वजूद क्या है, और हमारी जगह क्या है। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन जब एक पार्टी बढ़ती है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ये यदि आज कांग्रेस करती तो आज कांग्रेस इतने हाशिए पे नहीं होती। मैं इसे बीजेपी का एक एग्रेसिव मूव मानता हूं, लेकिन ये एहसान फरामोशी नहीं है। आप यदि किसी के भरोसे वहां है तो एक दिन आप अपनी ताकत बना के आएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी जब बिहार में देखी, नीतीश के भरोसे सत्ता में आई थी, और नीतीश बाबू उनके लिए सब कुछ थे। धीरे धीरे नीतीश बाबू को समझ में भी नहीं आया कि आज नीतीश बाबू नीचे है और बीजेपी ऊपर है। ये तो बीजेपी के एहसान है कि नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाए रखे। वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में देखा कि जिस शिवसेना को उन्होंने बड़ा भाई माना था, बाद में जब छोटा कर दिया, तो उन्होंने भी अपना एक रंग, अपना एक गठजोड़ करके
भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता से बाहर रखा। वो ये खेल यहां होने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बड़े भाई के रोल में होते हुए भी छोटे भाई को एहसान जताते हुए मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन बिहार में आज यदि नीतीश कुमार का जो वजूद है, आज आरजेडी से नीतीश कुमार का वजूद कम ही हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के भरोसे ऑक्सीजन पे वो मुख्यमंत्री है, नहीं तो वो कोई ऐसे मुख्यमंत्री बनने लायक वो नेतृत्व नहीं प्रदान कर पाए बिहार में, उनकी सीटें बहुत कम हो गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एग्रेसिव मोड है। इस एग्रेसिव मोड को किस रीजनल पार्टी ने कहा कि भाई आप, बीजेडी ने कभी भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किया। वो जब चाहे, जब भारतीय जनता पार्टी को जब जरूरत पड़ती है राज्यसभा में तो मतदान देते हैं, उसके एवज में अपना शेयर मांग लेते। आज साउथ की आंध्र और तेलंगाना की दोनों पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का समर्थन करती है राज्यसभा में, लेकिन जरा भी वो उनके साथ फटकने नहीं देती अपने राज्य में। उन्हें मालूम है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। अब आप कर्नाटक में जाइए, देवगौड़ा जी बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा में आए। पहली वो पार्टी पूरे राज्य की पार्टी मैसूर तक सीमित रह गई और अब मैसूर से भी निपट जाएगी अगले चुनाव में, क्योंकि जब आप जिस हॉस्पिटल में चले जाते हो तो फिर वो आपका पूरा शोषण कर लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल पार्टी को एग्रेसिव होना चाहिए, अपना वजूद बढ़ाना चाहिए अपनी पार्टी, और ये होता है। मैं इस मामले में नहीं मानता हूं कि उन्होंने कब्जा कर लिया। शिवसेना यदि आज 54 पे आ गई है तो ये शिवसेना की कमजोरी है। जब भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही थी तो शिवसेना को किसने कहा था मत बढ़े, लेकिन शिवसेना मुख्यमंत्री पद दे के कूद रही थी। आज भी वही हाल है शिवसेना का। आज शिवसेना के सांसद और विधायक मुख्यमंत्री के पास जाके रो रहे हैं कि भाई जितने भी मंत्रालय है वो सारे मंत्रालय का जो फाइनेंस मिनिस्टर है अजित पवार, तो सारा पैसा अपने ही विधायकों पे अपने ही एरिया में डाइवर्ट कर रहा है। हम तो नाम के मंत्री, हमको पैसा भी नहीं मिल रहा, कुछ करिए आप। लेकिन क्या कर सकते उद्धव ठाकरे, क्योंकि उद्धव ठाकरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तो पूरी तरह से शरद पवार के भरोसे जिंदा है, वापस बीजेपी में जा नहीं सकते क्योंकि बीजेपी फिर मुख्यमंत्री पद देगा नहीं। तो ये शिवसेना की गलती है यदि बीजेपी या वहां इतनी बढ़ गई। तो क्षेत्रीय पार्टी को, क्योंकि बीजेपी का वजूद था नहीं महाराष्ट्र में, कोई वजूद नहीं था, 1 या 2 एमएलए हुआ करते थे। शिवसेना का उंगली पकड़ के बीजेपी आई और देखते देखते सामने चली गई। ये शिवसेना की गलती है। यदि कल बीजेपी ने देखा कि हमको कुछ नहीं मिल रहा साथ ठीक से अकाली दल का, उन्होंने कैप्टन के इस्तीफा होने के बाद नई पार्टी फ्लोट करवा के उसका साथ लिया। हाथ पैर तो मारी रही पंजाब में बीजेपी, उन्होंने तो छोड़ा नहीं। वो लगातार प्रयास करेगी, अपना वजूद देखेगी। और आज गोवा में क्या है, जो लोग जीते उसमें से 8 एमएलए तो वो है जो कांग्रेस से गए। तो उधार के सिंदूर पे जहां आपका वजूद नहीं, वहां तो उधार का सिंदूर ही लेना पड़ेगा। मैंने एक बहुत वरिष्ठ जो अभी उपाध्यक्ष है पार्टी के और एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैंने उनको एक बार कहा था कि संघ चालक ये कह रहे हैं कि ये बाहर से जो लोग आ रहे हैं इससे पार्टी का कैरेक्टर खराब हो रहा है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा वो अपनी जगह सही है और पार्टी अपनी जगह सही है। मैंने कहा पार्टी अपनी जगह कैसे सही है? बोले पार्टी यदि विचारधारा करते हुए चली जाएगी तो और 50 साल लगेंगे सत्ता में आने में, तब तक कैडर खत्म हो जाएगा। अभी हमारा महत्वपूर्ण काम है कैसा भी जोड़ तोड़ करके सत्ता में तो आ जाओ। एक बार सत्ता आ जाए तो फिर हम संघ का एजेंडा लागू करने में फ्री है, लेकिन सत्ता में आने के लिए तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो बोले मैं इसको इतना गलत भी नहीं मानता जितना संघ चालक मानते। तो जब उसकी थ्योरी सुनी तो मुझे लगा वो भी कहीं गलत नहीं है, क्योंकि पहले सत्ता में आओ और फिर एजेंडा लागू करो। अपने एजेंडे में सत्ता पे यदि आने में 50 साल लग जाएंगे तो फिर सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे। वो एजेंडा लागू कब होगा? इसलिए ये लगातार पुल एंड पुश होते रहता है। और उसके बाद वो विधायक भी क्यों गए, विधायक भी जो 3 गए वो कहीं ना कहीं अपने अध्यक्ष से नाराज होंगे। यदि आपके पास सॉलिड लोग हैं आपके, हमने हमेशा देखा कि सब बहुजन समाजवादी पार्टी ने विस्तार किया, उसके महाराष्ट्र में भी कुछ एमएलए, गुजरात राजस्थान में एमएलए, कुछ पंजाब में एमएलए,
लेकिन वो एमएलए सबसे सॉफ्ट कमोडिटी है, सेलेबल, जब चाहे तब उनको लॉक स्टॉक बैरल में खरीद लेते लोग, क्योंकि 3-4 का नंबर होता है, दल विधायक वो लागू भी नहीं होगा कानून वहां पे, क्योंकि 4 के 4 आ गए तो 100% ही है, उसमें क्या 2/3 की बात करोगे। यहाँ 3 के 3 चले गए, अब इसमें क्या कहोगे आप। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।